हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा और ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 होगा। मतलब सबसे पहले हमने लाइफ प्रोसेस बायो के चैप्टर के बारे में पढ़ा, देन हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा। तो अब जो हमारा बायो का थर्ड चैप्टर है क्लास 10th में, वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा चैप्टर लेक्चर होने वाला है पार्ट 1, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, कितने तरह के हमारे रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, यानी जो हमारा चैप्टर का बेसिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, यानी हम आज क्या क्या टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं साथ में, और किन किन इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारे कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स हैं उनको देखेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, किस तरीके से वो आज के फ्यूचर के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, इन सब के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ टिश्यू कल्चर के बेनिफिट्स को पढ़ेंगे। तो ये आज के हमारे टोटल कितने टॉपिक्स हैं, टोटल 6 टॉपिक्स हैं जिनको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बारी आती है हमारी आज के लेक्चर की शुरुआत से इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ इन द अर्थ। मतलब देखो क्या बोला गया है, रिप्रोडक्शन हमारा एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को, ताकि जो हमारी अर्थ पे लाइफ स्पैन है, या फिर ये बोलो अर्थ पे जो हमारी जनरेशन है वो क्या होती रहे, कंटिन्यू होती रहे। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन हमारा एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हीं के जैसे सिमिलर होते हैं देखने में। ये क्या इंश्योर करता है, ये हमारी अर्थ पे कंटिन्यूटी को बना करके रखता है। अब देखो इसमें एक चीज और दे रखी है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। अब यहाँ पे ये हेरिडिटी मटेरियल से क्या काम है, देखो न्यूक्लियस हमें पता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, डीएनए देखने को मिलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो डीएनए है वो क्या है, वो हमारा एक हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या कैरी करेगा, इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। इसी के साथ साथ डीएनए करता कैसे वर्क है, जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी बनाना। ठीक है, तो जो डीएनए है वो अपनी जैसे कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाने के साथ साथ वो नई सेल्स को फॉर्म करेगा, जिससे क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। देखो क्या बोला गया है कि ये जो हमारा डीएनए है वो कॉपी करेगा, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बनेंगे, नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे हमारी वेरिएशंस देखने को मिलेंगी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस हिसाब से वेरिएंट है या किस हिसाब से डिफरेंट है। तो ये जो हमारी नई सेल्स बनेंगी वो उसके जैसे देखने में तो होंगी, मतलब उसके जैसे सिमिलर तो होंगी, बट वो एग्जैक्टली वही सेल नहीं होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डीएनए जब भी कॉपी करके नई सेल्स को बनाएगा तो जो नई सेल्स होंगी वो पुरानी वाली सेल के सिमिलर होंगी, बट एग्जैक्टली वही हमारी आइडेंटिकल ओरिजिनल सेल नहीं होगी। अब वेरिएशन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट कर रहा है जिससे वेरिएशन आ रही है। वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है वेरिएशन की। तो देखो क्या बोला गया है, वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर इवोल्यूशन।
तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, देखो वेरिएशन का मतलब होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है। मानो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसके जो हेयर का कलर है वो ब्राउन है, दूसरे का ब्लैक है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है वो ठंडी जगहों पे रहता है, कोई गर्म जगहों पे रहता है। तो ये वेरिएशंस है, ये बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, चेंजेस ले आता है अपने अंदर। तो ये वेरिएशन होना क्यों इम्पोर्टेंट है? जरूरी नहीं कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक जैसा ही हो। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन बहुत ज्यादा यूजफुल है हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक स्पीसीज यानी हर एक प्रजाति के लिए, ताकि वो सरवाइव कर सके। जैसे जैसे हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, उसके बेसिस पे अपने आप को इवॉल्व कर सके, अपने आप को चेंज कर सके और उस इन्वायरमेंट में ढल सके। इसी वजह से वेरिएशन क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेन पर्पस क्या आता है इस चैप्टर को पढ़ने का? सबसे पहला ये कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है या प्रोड्यूस करता है। अब जब वो बर्थ कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें वेरिएशंस आ रही हैं। किस वजह से वेरिएशन आ रही है? डीएनए की वजह से। डीएनए ऐसा करता क्या है? तो डीएनए अपनी जैसी कॉपीज बनाता है, जिससे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो नई सेल पुरानी वाली सेल के सिमिलर होती है, मतलब उसकी तरह दिखती है, बट आइडेंटिकली वैसी सेल नहीं होती। और इसी वेरिएशन की वजह से, इसी डीएनए की कॉपी की वजह से जो भी वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन बहुत ज्यादा यूजफुल है हर एक स्पीसीज के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो इवोल्यूशन के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व कर सके, अपने आप को ढाल सके उस एनवायरनमेंट में लिविंग रहने के लिए। तो जो हमारा वेरिएशन का पर्पस है, या फिर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन से किस तरीके से वेरिएशन आती है, किस तरीके से हेरिडिटरी मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जा रहा है, ये वाला जितना भी कंटेंट है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। बट जो हमारा आज का मेन पर्पस है इस चैप्टर का, वो ये है कि किस तरीके से कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, हर एक रिप्रोडक्शन में किस तरीके से दूसरे वाले से वो डिफर है, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके के रिप्रोडक्शन को करते हैं। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें भी हमारी काफी सारी वेराइटीज है, फिजन हो गया, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो ये सारे जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने चैप्टर का पर्पस जाना है कि हमें क्यों पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो अब बारी आती है हमारी इसी रिप्रोडक्शन में कि कितने टाइप्स के हमारे रिप्रोडक्शन होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें कि जो हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कितने टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे जो हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो टोटल 2 टाइप्स का होता है। तो जो हमारा पहला टाइप है वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कितने पेरेंट होते हैं? सिंगल पेरेंट इवॉल्व होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो सेकंड हमारा कौन से रिप्रोडक्शन है? वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इसमें हमारे पास डबल पेरेंट इवॉल्व होते हैं। अब डबल पेरेंट कौन होंगे इसमें? देखो, डबल पेरेंट की जगह हम यहाँ पे 2 पेरेंट्स बोलेंगे। 2 पेरेंट्स इवॉल्व। अब कौन कौन से? एक हमारे इसमें मेल पेरेंट होगा और एक इसमें हमारा क्या होगा? फीमेल पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देख तो लिया कि एक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा हमारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हमें अब जो चैप्टर प्रोसीड करना है वो किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, और सबके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, किसमें? पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे
कि किस तरीके से जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब फ्लावर देने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टू पार्ट्स है, पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे, देन ह्यूमन बींग्स में। बट वहीं अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो वहां पे हमें सिर्फ टाइप्स पढ़ना है, उनके टाइप्स के एग्जांपल्स को देखना है कि वो जो हमारा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर पाया जाता है। अब आई हमारी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो क्या बोला गया है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल पेरेंट क्या करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा या न्यू इंडिविजुअल को बर्थ करेगा, यानी इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है। सेकेंड, इसमें गैमेट्स नहीं फॉर्म होते। गैमेट्स क्या होते हैं, जो हमारे मेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मेल के अंदर हो गया हमारा स्पर्म, फीमेल के अंदर हो गया हमारा ओवम। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर से किसी भी तरीके की कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, मतलब जो हमारा नया इंडिविजुअल बनेगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा अपने पेरेंट की, किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे नो वेरिएशन टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी तरीके का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो अपने पेरेंट का एकदम आइडेंटिकल कॉपी होगा। नेक्स्ट बोला गया है इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये जो है एक्सट्रीमली यूज किया जाता है रैपिड मल्टीप्लीकेशन के लिए, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे ऑफस्प्रिंग बनेंगे या न्यू इंडिविजुअल बनेंगे वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल तो होंगे ही, लेकिन वो लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होते हैं, मे बी 5 6 17 20। तो यहाँ पे रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन अडॉप्ट करता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, तो जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे कौन से रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमारे कितने इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, टू इंडिविजुअल या फिर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पेरेंट्स होगा हमारा इसमें मेल, देन सेकंड पेरेंट्स होगा हमारे इसके अंदर फीमेल। तो वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल की मदद से हमारा क्या, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। एक चीज और, ए सेक्सुअल में हमारी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, क्यों, क्योंकि वहां पे सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास दो इंडिविजुअल है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल के अंदर का जो गैमेट होगा वो क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल के अंदर का जो गैमेट होगा वो होगा ओवम। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब यहाँ पे हमें गैमेट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोला गया है इसमें, न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। देखो, जो हमारे यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बनेगा, मतलब मेल और फीमेल के वजह से जो यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो जेनेटिकली, मतलब जेनेटिक के बेसिस पे देखे डीएनए वगैरह से, तो वो मेल और फीमेल से एकदम सिमिलर होगा।
लेकिन अगर हम आइडेंटिकली देखें तो हो सकता है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के लिए रखा हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसको फीमेल से मिली हो, तो वो हमारा एकदम एग्जैक्ट पेरेंट्स की कॉपी नहीं होता। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे वेरिएशन होगा, वेरिएशन अकर्स। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट दे रखा है, इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीसीज। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे भी वही लिखा गया है कि बहुत ज्यादा यूजफुल है वेरिएशंस को जनरेट करने के लिए अलग अलग स्पीसीज में। और ये कौन अडॉप्ट करता है? ये जो भी हमारे हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड होता है। मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन से मोड्स हैं के क्या क्या हमारे टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले है इसके अंदर फिजन, जिसके अंदर हमें टू टाइप्स के फिजन देखने को मिलेंगे। एक है हमारे पास इसके अंदर बाइनरी फिजन और नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल फिजन। सेकेंड हमारा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है बडिंग, जिसमें हम बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ है हमारे पास इसके अंदर रीजनरेशन। एंड लास्ट है हमारे पास इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, वो कौन कौन से है? पहला है फिजन, जिसमें हमारे पास टू टाइप के फिजन है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर बडिंग। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ रीजनरेशन एंड सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक है हमारे पास इसके अंदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है? एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है।
तो सबसे पहला हमारा किसके बारे में है? फिजन के बारे में। फिजन में क्या बोला गया है? द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। इसमें क्या होगा? हमारी जो एक पेरेंट सेल होगी, जैसे ये मानो हमारे पास एक पेरेंट सेल है, अब ये एक पेरेंट सेल क्या होगी? डिवाइड होगी और कितनी सेल्स बनाएंगी? दो डॉटर सेल्स बनाएंगी। जैसे मानो यहाँ पे हमारी पेरेंट सेल हो गई, ये पेरेंट सेल डिवाइड की, डिवाइड करके क्या बनी? ये हमारी एक डॉटर सेल बन गई और एक ये हमारी डॉटर सेल बन गई। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी डॉटर सेल्स बन रही हैं? 2 डॉटर सेल्स बन रही है। तो जब फिजन में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और वहीं अगर मान लो हमारे पास एक ये सिंगल इंडिविजुअल है, इसमें बहुत टाइप से हमारी डॉटर सेल्स बन गई, मल्टीपल्स डॉटर सेल्स हैं, तो इस टाइप के फिजन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि फिजन का मतलब होता है टूटना। तो हमारा एक पेरेंट सेल टूट करके डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। अगर हमारे पास 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, और अगर हमारे पास मल्टीपल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो हम उसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारा फिजन है वो 2 टाइप्स में है। एक है हमारे पास इसके अंदर बाइनरी फिजन और एक है हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल फिजन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बाइनरी फिजन के बारे में। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बाइनरी फिजन के बारे में। अभी तक हमने देखा कि जो फिजन है वो 2 टाइप्स का है, एक है हमारे पास बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में, जिसके हम अंदर हम देखेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है और वो किन किन लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो बाइनरी फिजन में हमें क्या बोला गया है? बाइनरी फिजन सीन इन बैक्टीरिया। जो हमारा बाइनरी फिजन है वो किस किस के अंदर देखने को मिलता है? बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ हो गया जैसे हमारा अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर ये फिजन होगा कैसे? सबसे पहले देखो, बाइनरी फिजन में यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप होंगे। एक होगा हमारा कैरियोकाइनेसिस। स्टेप 1 में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है, देखो अगर मैं इसमें इसको ब्रेक डाउन करूं, तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्लस काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें स्टेप 2 होगा, जिसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन या फिर डिवीजन, ठीक है। इसको हम डिवीजन कंसिडर करते हैं। देखो क्या बोला गया है कि जब भी हमारा कभी भी बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरियाज में, अमीबा, पैरामीशियम में, तो सबसे पहले क्या होगा? जो उसके अंदर के जो सेल के न्यूक्लियस होंगे वो डिवाइड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पे हमारे पास हम एक सेल है, उसके पास ये क्या है? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये सेल में हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होना शुरू होगा, यानी एक न्यूक्लियस ये बनेगा हमारा और एक न्यूक्लियस ये बना। उसी सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हुए, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। उसी तरीके से जैसे ही हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, देन हमारा किसका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, तो इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। उसके बाद ये जो हमारी सेल है वो 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये किसके अंदर होता है? ये हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो इसमें क्या बोला गया है? देखो सबसे पहले, in these first pseudopodia withdrawn karyokinesis, the nucleus of the parent cell divides and then the cytoplasm divide। देखो यहाँ पे सूडोपोडिया यानी किसके बारे में बात की गई है? अमीबा के बारे में बात की गई है, क्योंकि अमीबा में ही सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जिसे हम फॉल्स फीट बोलते हैं। तो वहां पे ये कहा गया है कि जो अमीबा है उसमें सबसे पहले उसके जो पेरेंट सेल होगा
उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। वैसे ही जैसे हमारा उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। उसके बाद रिजल्ट में हमें दो न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आगे बोला क्या है इसमें, इट अकर्स ड्यूरिंग हाईली फेवरेबल कंडीशन। जब भी हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी उसी कंडीशन में हमारा अमीबा अपने साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करके दो न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। द सेल डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन एज इन केस ऑफ अमीबा। देखो जो हमारा ये सेल डिवीजन है वो किसी भी प्लेन में अकर हो सकता है, आसानी से हो सकता है, लेकिन अमीबा के केस में जैसे हाउएवर ऑर्गेनिज्म लाइक लेशमीनिया कॉज कालाजार, ठीक है, जो हमारा लेशमीनिया है जिसे हम कालाजार बोलते हैं, विच हैव अ whip like flagella at one end, binary fission occurs in a definite orientation in relation to flagellum। देखो लेशमीनिया में क्या होता है, लेशमीनिया हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कालाजार बोलते हैं। इसके पास एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, वो जो होगा एक एंड से हमारा क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करूं लेशमीनिया की, तो लेशमीनिया के केस में क्या होगा, ये हमारा लेशमीनिया हो गया, ठीक है, इसके पास एक ये क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है जिससे वो मूवमेंट करता है। तो बाइनरी फिजन के दौरान पे ये जो हमारा लेशमीनिया है वो डिवाइड हो जाता है दो लेशमीनियाज में कुछ इस तरीके से। किधर की साइड से, फ्लैजिला की साइड से, ठीक है, जिधर हमारा फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उस फ्लैजिला की वजह से वो हमारे एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में डिवाइड होगा। देन जैसे ही हमारे पास इसमें ये टू फ्लैजिलास बनते हैं तो ये हमारा ऐसे बीच से स्प्लिट होकर के एक लेशमीनिया अलग निकल जाता है, देन अनदर लेशमीनिया हमारा यहाँ पे एक अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ किसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, विप लाइक फ्लैजिला के बेसिस पे। तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, देन हमारा ये जो लेशमीनिया है वो अपने जैसी टू न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा। अब हमारे पास क्या दे रखा है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन दिया है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट देखो हमारे पास जो इसमें ड्राइंग दे रखी है अमीबा की, उसमें हमारे पास ये जो है बीच में किसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है वो भी नॉर्मली प्रेजेंट है। देन न्यूक्लियस का क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हुआ है। देखो यहाँ पे इलोंगेशन हुई न्यूक्लियस की, यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा लॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, फैलना स्टार्ट हुआ, चौड़ा हुआ, इलोंग हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर के हमारे दो न्यूक्लियस अलग अलग सेपरेट हो गए। देन यहाँ पे हम इस क्या बोलेंगे कि कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल पेरेंट था, सेकेंड में इलोंगेशन हुआ न्यूक्लियस का, थर्ड में कैरियोकाइनेसिस देखने को मिला। लेकिन जो हमारा फोर्थ है उसमें हमारे पास अनदर न्यूक्लियस के साथ एक साइट अलग साइटोप्लाज्म है और दूसरे न्यूक्लियस के साथ दूसरा साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, साइटोकाइनेसिस देखने को मिला। और लास्ट में हमारे पास ये क्या हुई, ये यहाँ पे हमारे पास टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई। तो ये किसके अंदर बाइनरी फिजन है, ये फिजन है हमारे पास अमीबा के अंदर। और एग्जाम में अमीबा के फिजन पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है हमारे पास फिजन का सेकेंड पार्ट, वो क्या है, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल फिजन के बारे में। तो मल्टीपल फिजन किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम के अंदर, जो एक पैरासाइट है मलेरियल डिजीज का। मतलब मलेरिया कौन सी पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। इनके अंदर कौन सा फिजन देखने को मिलेगा, मल्टीपल फिजन। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा अमाउंट पे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो क्या बोला गया है, इन दिस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द पेरेंट सेल डेवलप्स अ थिक रेजिस्टेंट वॉल अराउंड itself forming a cyst within the wall. The cytoplasm divides many times to form many plasmodium. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसके जो अनफेवरेबल कंडीशन पे वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन पे जो पेरेंट सेल है वो अपने चारों तरफ एक बहुत ज्यादा हार्ड सी सिस्टिक फॉर्मेशन करता है, एक बॉल की फॉर्मेशन करता है। अब उस बॉल के अंदर ही वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म के डिवाइड करेगा मैनी टाइम्स और बहुत सारे प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन को करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, ये है मेरी प्लाज्मोडियम। ठीक है, इस प्लाज्मोडियम के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ये है मेरा इसमें न्यूक्लियस, और ये क्या है इसके साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है ये अपनी वॉल में किसकी एक वॉल बना लेता है चारों तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा थिक होती है, रेजिस्टेंट होती है, और इसके अंदर क्या होना स्टार्ट होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारी प्लाज्मोडियम सेल्स की फॉर्मेशन होने लगेगी। यहाँ पे मल्टीपल प्लाज्मोडियम बन रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो बहुत सारे मल्टीपल्स उसमें फॉर्मेशन हो जाएगी साइटोप्लाज्म की, उसके बाद यहाँ पे सिस्ट का ब्रेक डाउन होगा, और सिस्ट के ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे हमारी जितनी न्यू डॉटर सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमारा सिस्ट का ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ सिस्ट, सिस्ट का ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली, मल्टीपल यानी बहुत सारी डॉटर सेल्स ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये किसका एग्जाम्पल था, प्लाज्मोडियम का, जिसमें हमने देखा कि जो अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही होगी, प्लाज्मोडियम की जो सेल्स होंगी वो अपने आसपास क्या करेंगे, थिक रेजिस्टेंस वॉल्स को बनाना फॉर्मेशन करेगी, उसको हम बोलेंगे सिस्ट। और उस वॉल के अंदर ही जो हमारे साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर के बहुत सारे प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, उस सिस्ट का ब्रेक डाउन होगा और उसमें से बहुत सारी हमारी डॉटर सेल्स निकलेंगी, किसकी, प्लाज्मोडियम की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, किसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर। मतलब बहुत सारी सेल्स की फॉर्मेशन होती है प्लाज्मोडियम के अंदर। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल हो गया हमारा अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया, और जो मल्टीपल फिजन है उसका एग्जांपल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मोडियम के स्ट्रक्चर भी गिवन है। तो ये जो हमारे पास डॉटेड डॉटेड रेड कलर के इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स दिखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये है हमारे इसके अंदर सिस्ट। और जो ये अंदर का हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा इसके अंदर मल्टीपल डॉटर सेल्स, किसकी, प्लाज्मोडियम की। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, वो क्या होगी, सिस्ट की ब्रेक डाउन होगी और बहुत सारी किसकी सेल्स, प्लाज्मोडियम की जो सेल्स है वो बाहर निकल जाएंगी, यानी यहाँ पे मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब हमारे पास सेकेंड हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या पॉइंट है, फ्रेगमेंटेशन। जैसे हमने किसके अंदर फिजन पढ़ा, वैसे हमारे पास एक फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या बोला गया है, सी इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हो, विच हैव अ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्पाइरोगायरा। देखो स्पाइरोगायरा के अंदर हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। ये मल्टी सेल्युलर होते हैं लेकिन इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ज्यादा सिंपल होता है। स्पाइरोगायरा हैज अ फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस बॉडी का मतलब होता है इसमें फिलामेंट्स होते हैं, हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ सकते हैं, ठीक है। इफ इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज और फ्रेगमेंट्स, मतलब उन्हें हम छोटे छोटे पीसेज में तोड़ सकते हैं, फ्रेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं। ईच फ्रेगमेंट हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। अब क्या होगा, इसमें हर एक फ्रेगमेंट के पास कैपेसिटी होती है कि वो हर एक फ्रेगमेंट एक नए नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन को कर सके। ऑल मल्टीसेल्यूलर क्या बोला गया है, हाउ एवर ऑल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट शो सेल बाय सेल डिवीजन एज सेल्स फॉर्म टिश्यू विच फॉर्म ऑर्गन्स। देखो क्या बोला गया है, जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि क्या होगा, पहले सेल है, सेल से हमारा टिश्यू बनेगा, देन टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनेंगे, फिर ऑर्गन से हमारा इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। ये किसके अंदर हो रहा था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन स्पाइरोगायरा एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसकी बॉडी फिलामेंटस है, यानी फ्रेगमेंट्स में टूटेगी, और हर एक फ्रेगमेंट के पास कैपेसिटी है कि वो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन को कर सके, ठीक है। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर और जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उसमें देखेंगे कि वो सेल बाय सेल डिवीजन को करेगा, यानी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो ऑर्गन्स हैं वो प्लेस्ड होंगे एक डेफिनाइट पोजीशन पे बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट की प्लेसमेंट अलग है, लंग्स की प्लेसमेंट अलग है। एंड नेक्स्ट, इस वजह से क्या बोला गया है, दे नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पे अभी तक ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की जा रही थी कि उसमें सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेगा। तो जब वहां पे अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है, उनकी पोजिशनिंग अलग है, बॉडी की डेफिनाइट पोजिशन पे वो पोजिशन है, तो उनके जो अंदर जो रिप्रोडक्शन है उनका मेथड भी क्या होगा, एकदम कॉम्प्लेक्स ही होगा। इस तरीके से सिंपल वहां पे फ्रेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास देखो फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा का डायग्राम गिवन है। तो ये क्या है, ये हमारा स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब क्या हुआ है, इस स्पाइरोगायरा के दो पीसेज हुए, एक ये पीस अलग है और ये पीस अलग है, यानी एक फ्रेगमेंट ये अलग है और दूसरा अलग है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, तो ये जो हमारा फ्रेगमेंट इसमें हमारे पास गिवन है, ये फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल अलग तरीके से मतलब ये अलग बना सकता है, और इस वाले फ्रेगमेंट की अलग कैपेसिटी है कि ये नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन को भी कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे स्पाइरोगायरा के दो फ्रेगमेंट्स देखने को मिले, और हर एक फ्रेगमेंट के पास कैपेसिटी है कि वो नए नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन को कर सके। अब थर्ड है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या बोला गया है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट। रीजनरेशन का मतलब दोबारा से जनरेट होना, दोबारा से बनना। तो ये क्या है, ये एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने खोए हुए पार्ट को दोबारा से डेवलप कर सके। सम ऑर्गेनिज्म हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, इट इज आल्सो अ मींस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो क्या है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। जैसे रीजनरेशन हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा, प्लानेरिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स which redivide to form a mass of a cells from which different cells undergo changes to become different cell types and tissues. These changes occur in an organized sequence known as development. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो रीजनरेशन है उसका मतलब ये होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है अपने खोए हुए पार्ट को दोबारा डेवलप करने की। फॉर एग्जांपल जो हमारी लिजर्ड्स होती है, छिपकलियां होती हैं घर पे, उसमें जब उनकी पूंछ कट जाती है तो कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, मतलब दोबारा से बन जाती है। तो रीजनरेशन में भी वही बोला गया है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है कि वो अपने खोए हुए पार्ट को दोबारा से डेवलप कर सके, और इसी रीजनरेटिव कैपेसिटी को हम एक तरीके से रिप्रोडक्शन का नाम भी देते हैं, जो हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, प्लानेरिया के अंदर देखने को मिलेगी। अब प्लानेरिया के कंडीशन में होता क्या है कि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो दोबारा से डिवाइड करके जितना हमारा लॉस्ट पार्ट है उतने मास को क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स है, टिश्यूज है, उसका फॉर्मेशन होगा, और एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में हमारी वो जो बॉडी लॉस्ट हुई थी
वो डेवलप होगी और इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारी नई सेल्स हैं वो दोबारा से डिवाइड होकर के अपने लॉस्ट पार्ट को क्रिएट कर रही हैं, दोबारा से जनरेट हो रही हैं, बन रही हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। तो प्लेनेरिया के अंदर ऐसी रीजनरेटिव सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, अपनी लॉस्ट हुए पार्ट को खत्म, मतलब जो हमारा पार्ट खो गया है उसको दोबारा से डेवलप करने के लिए डिवाइड्स होंगे मल्टीपल टाइम्स और अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से डेवलप कर लेंगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास किसका डायग्राम दे रखा है, प्लेनेरिया का डायग्राम गिवन है और क्या बोला गया है प्लेनेरिया के केस में, ये हमारे पास एक सिंगल प्लेन एरिया है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, ये जो है ये सिंगल प्लेन एरिया है। अब हमने उसके 3 पार्ट्स करे हैं, ऊपर हेड वाला अलग हो गया, मिड पार्ट अलग हो गया और टेल वाला पार्ट अलग हो गया। अब क्या होगा, जो ये हेड वाला पार्ट है उसने नीचे के 2 पार्ट्स खोए, मिड और टेल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो धीरे धीरे जनरेट करके मिड और टेल पार्ट को दोबारा से कर लेगा। वहीं अगर मिड वाले पार्ट को देखें तो उसके पास हेड और टेल नहीं प्रेजेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लेन एरिया दोबारा से हेड और टेल की जनरेशन करके एक नए प्लेन एरिया की फॉर्मेशन करेगा। और जो लास्ट हमने देखा था जब हमने टेल कट करी थी, तो टेल वाला पार्ट हेड और मिड पार्ट को रीजनरेट करेगा और अनदर एक प्लेन एरिया की फॉर्मेशन करेगा। तो ये किसके अंदर रीजनरेशन देखने को मिली, प्लेन एरिया के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास इसके अंदर बडिंग। देखो बडिंग में क्या बोला गया है, a bud is formed which develops into tiny individual. It detaches from the parent body upon maturation and develops two new individual. Example hydra in multicellular। देखो बड का मतलब क्या होता है, कली। फ्लावर्स में हम किसे बोलते हैं, बड होता है कली। तो जो हमारा बडिंग का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बडिंग का मेथड होता है, उसमें क्या होगा, हमारे एक बड की फॉर्मेशन होगी, एक छोटा सा बड बनेगा। वो जो छोटा सा बड है वही एक नई इंडिविजुअल बनेगा। तो होगा क्या, पेरेंट की बॉडी से एक छोटा सा बड निकलेगा, फिर जैसे ही वो मैच्योर होगा, डेवलप होगा, एक नई इंडिविजुअल बन जाएगा, वो उसमें से डी अटैच हो जाएगा। जैसे का एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा का दे रखा है। हाइड्रा एक हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे अगर हम बडिंग देखें हाइड्रा के अंदर, तो देखो क्या दे रखा है, ये हमारे पास हाइड्रा की वन है। हाइड्रा में यहाँ पे हम देखेंगे ये छोटा सा बड बना है। तो ये बड क्या होगा, ये बड धीरे धीरे बड़ा होगा, मैच्योर होगा, डेवलप होगा। और यहाँ पे हमारा अच्छे से देखो एक छोटा सा हाइड्रा बड देखने को मिलेगा। जैसे ही वो हाइड्रा का जो बड है वो मैच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, वो पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाएगा, डीटैच हो जाएगा, मतलब वहां से डीटैच हो जाएगा, हट जाएगा और एक नई हाइड्रा की फॉर्मेशन करेगा। ये वन ऑफ द इजिएस्ट बडिंग का प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है, बस बड बन रहा है, मैच्योर हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है और अपनी पेरेंट की बॉडी से डीअटैच हो जा रहा है। उसी तरीके से हमें बडिंग किसके अंदर भी देखने को मिलती है, ईस्ट के अंदर यानी फंगस के अंदर, ठीक है। बडिंग सीन इन ईस्ट अ फंगस, द पेरेंट ईट सेल डेवलप्स अ प्रोट्रूशन और एन आउटग्रोथ एट इट्स अपर एंड। देखो जो हमारा ईस्ट का सेल होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोट्रूशन देखने को मिलेगा, मतलब बाहर के ऊपर की एंड में वो बाहर की तरफ आउटग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोट्रूशन बोलते हैं। The nucleus of the parent cell divides and one of them moves into the outgrowth which grows bigger and finally separates from the parent cell to lead an independent existence। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो हमारा फंगस है, मतलब या फिर ईस्ट की सेल है, वो प्रोट्रूशन को डेवलप करेगा। तो जैसे ही वो बाहर की तरफ ऊपर की एंड में एक आउटग्रोथ शो करेगा, तो जो उसका न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का, वो वहां से मूव हो करके उस आउटग्रोथ की तरफ जाने लगेगा, वो धीरे धीरे बिग होगा, फिर फाइनली वो पेरेंट की सेल से सेपरेट होकर के एक अलग ईस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। वेरी ऑफ्टन इट इफ द कंडीशंस आर हाईली फेवरेबल अ चेन ऑफ बड इज फॉर्म। अगर हमारी जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो हमारी ईस्ट है
उसमें जो बर्ड्स हैं वो चेन्स की फॉर्मेशन में मिलेंगे, यानी 1 2 3 4 मल्टीपल बर्ड्स देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे इसका एक डायग्राम देखें तो देखो, बडिंग में हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है। क्या दिखा रखा है इसके अंदर? ये हमारा नॉर्मल पेरेंट सेल है यीस्ट का। इसके अंदर हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जैसे ही प्रोट्रूशन हुआ, प्रोट्रूशन का मतलब क्या था? बाहर ऊपर की साइड्स पे उसकी आउटर ग्रोथ हुई। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो पेरेंट सेल से आउट ग्रोथ की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। देन एक्सटेंड होते होते एक हमारे यहाँ पे बड की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन जैसे ही हमारी हाईली फेवरेबल कंडीशन आती है, हाईली फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा कि वो जो हमारी न्यू डॉटर सेल्स है उनकी चेन बनने स्टार्ट हो जाएगी। देखो, एक चेन हमारी ये रही, दूसरा सेल, तीसरा सेल्स, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है? चेन देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि ईस्ट के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती है? बडिंग। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वहां पे हमें चेन ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या दे रखा है? देखो, स्पोर फॉर्मेशन होता है हमारा किसके अंदर? राइजोपस के अंदर। राइजोपस भी क्या एक तरीके का फंगस है। तो राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। जो हमारी राइजोपस की बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? धागे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसपे, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। द इरेक्ट हाइफे बियर स्पोरेंजिया इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। देखो, जो हमारा हाइफा होता है उसमें हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा, और उस स्पोरेंजिया के अंदर हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ये स्पोर्स क्या करेंगे? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। बॉडीज हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल, जैसे हमारा प्लाज्मोडियम के अंदर वॉल देखने को मिली थी, उसी के अंदर उसी के जैसे स्पोर्स भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। उनकी बॉडीज में थिक प्रोटेक्टिव वॉल होगी। जैसे ही हमारी अनफेवरेबल टाइम्स आएंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, एंड हेल्प टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। देखो, बोला ये क्या है कि जो हमारे स्पोर्स हैं उसके अंदर वॉल का प्रेजेंट होने का क्या कारण है? कि जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई एनवायरमेंट की, तो उस कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करेगा। व्हेन द स्पोर्स फॉल ऑन अ सुटेबल मीडियम ईच वन फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? स्पोर फॉर्मेशन में राइजोपस का एग्जांपल है। राइजोपस में ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? हाइफे। और इस हाइफे में इसके अंदर ये क्या है? स्पोरेंजियम। और ये जो पर्पल कलर से है वो क्या है? हमारे स्पोर्स। अब क्या होगा? जैसे ही कंडीशंस आएगी, अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो ये जो हमारी इसकी प्रोटेक्टिव वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी, और बहुत सारे जो स्पोर्स हैं वो इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे। मानो जो ये वाला स्प्रेड है वो यहाँ कहीं पे आके फॉलन डाउन हुआ, यहाँ पे जैसे ये स्पोर आएगा, फेवरेबल कंडीशन होगी, ये दोबारा से ग्रोथ करेगा, हाइफे बनाएगा, देन स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन करेगा। तो स्पोर फॉर्मेशन में होता ये है कि जो हमारा स्पोरेंजियम है वो ब्रेक डाउन होता है, उसके जो स्पोर्स हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होते हैं। जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वो स्पोर्स धीरे धीरे डेवलप होकर के दोबारा से राइजोपस का हाइफे और स्पोरेंजियम वाले स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को कर लेंगे, यानी यहाँ पे हमें दोबारा से एक राइजोपस की बॉडी देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि हम प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे उसके वेजिटेटिव पार्ट से। अब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? तो जो प्लांट्स होते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं हमारे रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। मतलब अब हम क्या करेंगे, रूट, स्टेम और लीफ की मदद से अपने न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्या बोला गया है? मेथड बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब वो मेथड जिसमें हम प्लांट को रिप्रोड्यूस कराएंगे उसके वेजिटेटिव पार्ट से, उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं कौन से? एक है हमारा इसके अंदर रूट्स, देन है स्टेम्स और लास्ट है लीव्स। यानी रूट, स्टेम और लीव्स की मदद से अब हम नए प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब जो नेचुरली होगा जिसमें हम रूट, स्टेम्स और लीव्स का हेल्प लेंगे। और नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? सेल्स को लेंगे, उसको आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेट कराएंगे, यानी नई सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे जिससे हमारा एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस होगा। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो रूट्स हो गई, और उसी तरीके से जो हमारा आर्टिफिशियल है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज, देखो बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो हमारे न्यू प्लांट्स डेवलप होंगे वो उनके वेजिटेटिव पार्ट से होंगे। जैसे क्या बोला गया है इसमें? बाय रूट्स। रूट से जो होते हैं वो हो गया हमारा डहेलिया, स्वीट पोटैटोज। जो स्वीट पोटैटो की हमारी फॉर्मेशन होती है, यानी जो स्वीट पोटैटो हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो किससे होते हैं? वो होते हैं हमारे उसके रूट से। इसी तरीके से स्टेम से हमारे जो न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है, रिप्रोड्यूस होते हैं, वो हो गए पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो और जिंजर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो स्टेम से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। और लीव्स से हमें देखने को मिलेगा ब्रायोफाइलम। ठीक है, लीफ नॉचेस बियर बर्ड्स विच डेवलप इनटू प्लांट्स। देखो ब्रायोफाइलम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पेपर में पूछा जाता है कि बताओ लीफ से जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो किसके अंदर होता है? वो ब्रायोफाइलम के अंदर होता है। इसमें होता क्या है, जैसे मानो यहाँ पे मेरी एक ये लीफ है, इस लीफ के जो बॉर्डर्स होते हैं यानी जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे हमारी छोटी छोटी लीव्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो लीफ के छोटे छोटे बर्ड्स बनेंगे, ये अलग अलग बर्ड्स, ये जो हमारे यहाँ पे लीफ पे बर्ड्स होंगी वो डेवलप कर देंगी एक नए प्लांट्स को। मतलब जो हमारा ब्रायोफाइलम है उसके कॉर्नर पे जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स क्या करती हैं? वो बर्ड ही एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करेंगे, एक नए प्लांट्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अभी हम ब्रायोफाइलम की पिक्चर को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे बर्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है और कैसे वो नए प्लांट को ग्रो करेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रायोफाइलम की पिक्चर भी गिवन है। क्या बोला गया है ब्रायोफाइलम की इस पिक्चर में? इसमें देखो बॉर्डर्स में हमारे पास बर्ड्स देखने को मिल रही है। वो बर्ड्स कैसी हैं? ये है, ये बर्ड्स क्या करेंगे? यही बर्ड्स आगे ग्रो करेंगे क्या? एक इंडिविजुअल प्लांट्स को। तो ब्रायोफाइलम के अंदर लीफ के जो नोचेस होते हैं वहां पे बर्ड्स देखने को मिलते हैं और वही बर्ड्स डेवलप करते हैं नए प्लांट्स को जिससे हमारे एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी। तो स्टेम से हो गया हमारा पोटैटो जिंजर, रूट से हो गया डहेलियाज एंड स्वीट पोटैटो, और लीफ से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ब्रायोफाइलम, जिसमें वो लीफ से रिप्रोड्यूस करेगा।
अब देखो आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या होता है, जैसे हम ग्राफ्टिंग करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, किसके बनाते हैं, उसमें हो गया हमारा मैंगो। नेक्स्ट है कटिंग, कटिंग में हो गया हमारा रोज। लेयरिंग में क्या हो गया हमारा जैस्मिन। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू हम मैंगो की फॉर्मेशन करते हैं, कटिंग से हम रोज को डेवलप कराते हैं, लेयरिंग से जैस्मिन। और टिश्यू कल्चर में होता है क्या, हम एक नए प्लांट्स को बनाते हैं उसके ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट का यूज करके। जैसे मान लो ये हमारा एक प्लांट है, इस प्लांट के जो ग्रोइंग टिप है उसके यूज से हम क्या बनाएंगे, एक नए प्लांट्स को बनाएंगे, क्योंकि ग्रोइंग टिप में हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, तो वहां की सेल्स का यूज करके हम नए प्लांट्स को बनाएंगे। ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग इसको डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल या फिर पेपर में कोई क्वेश्चंस नहीं आते। बस हमें याद रखना है कि कौन कौन से और मेथड्स हैं आर्टिफिशियल जिससे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। तो एक है हमारा ग्राफ्टिंग जिससे हम मैंगो को बनाएंगे, कटिंग से रोज को डेवलप कराएंगे, उसकी उसको प्रोड्यूस कराएंगे, और लेयरिंग से जैस्मिन, और टिश्यू कल्चर में हम उसकी प्लांट की टिप को यूज करके एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कराएंगे, ग्रो कराएंगे। तो ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल मेथड्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या क्या आर्टिफिशियल मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकें। अब हमारे पास क्या बोला गया है, जो हमारा मिंट यानी पुदीना होता है वो रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय रूट्स, रूट से हमारा मिंट प्रोड्यूस होगा। शुगर कैन, जैस्मिन बाय स्टेम, ब्रायोफाइलम बाय लीव्स। इन ब्रायोफाइलम बर्ड्स आर प्रोड्यूस इन नोचेस। देखो यहाँ पे ब्रायोफाइलम का ही हो गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स देखने को मिले कि रूट्स से कौन कौन से प्लांट हो गए, मिंट हो गया, और हमने यहाँ पे और प्लांट्स के बारे में पढ़ा जैसे डहेलियास एंड स्वीट पोटैटोस। तो ये बाय रूट हमारे क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। स्टेम से हो गए हमारे कौन कौन से, पोटैटो, जैस्मिन एंड शुगर कैन। और उसी तरीके से लीफ से, बाय लीफ, लीफ का तो एक ही एग्जांपल है, वो क्या है, ब्रायोफाइलम। तो यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं कि रूट से कौन कौन से प्लांट्स हैं और स्टेम से कौन कौन से प्लांट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करना जरूरी है। देखो यहाँ पे हमारे पास किसकी पिक्चर दे रखी है, जिंजर की। तो यहाँ पे क्या है, जिंजर में हमें देखने को मिलेगा कि ये क्या हो रही है, यहाँ पे उसकी राइजोम्स डेवलप हो रही है। यही राइजोम डेवलप होकर के क्या बनाएंगी, न्यू जिंजर की फॉर्मेशन करेंगी। जिंजर में हमें क्या देखने को मिलेगा, राइजोम्स देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, अनियन। अनियन के अंदर ये जो हमारी बल्ब्स हैं, ये बल्ब आगे जनरेट हो, आगे रिप्रोड्यूस करेंगी और नए प्लांट की फॉर्मेशन करेंगी। अनियन में हमें क्या देखने को मिलेंगे, बल्ब देखने को मिलेंगे। जिंजर में हमें राइजोम देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट दे रखा है हमें पोटैटो। पोटैटो में क्या होगा, पोटैटो होगा बाय ट्यूबर। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो पोटैटो है यहाँ पे इनको हम बोलते हैं बल्ब, ठीक है, या आई बोलते हैं। ये जो हमारे पास ये छोटे छोटे से यहाँ से बर्ड्स से निकल रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स, ये क्या होती हैं, ये हमारी पोटैटो की आई होती है। ये क्या करती है, ये यहीं से नए प्लांट की फॉर्मेशन करेगी, किसके, पोटैटो की। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये दे रखा है हमें ब्रायोफाइलम के बारे में। देखो ये ब्रायोफाइलम की लीफ हो गई, और उसकी लीफ में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, छोटी छोटी लीफ की बर्ड्स देखने को मिल रही हैं। और यही बर्ड्स क्या करेंगी,
आगे चल के हमारे एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करेंगी। तो ब्रायोफाइलम में लीफ की नॉचेस पे जो बड्स प्रेजेंट होती हैं, वो न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की? क्यों हम रूट स्टेम और लीव से प्लांट्स को प्रोड्यूस करा रहे हैं? क्यों हम अनदर पार्ट का यूज कर रहे हैं? तो सबसे पहले क्या दे रखा है, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराने से क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स हैं वो फ्लावर्स को और फ्रूट्स को बहुत जल्दी से बियर, मतलब उनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स बहुत तेजी से आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। प्लांट्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस विएबल सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं सीड्स को प्रोड्यूस करने की, उनको भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करा सकते हैं और नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। इसमें क्या होगा कि जो हमारे न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होगी वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स प्लांट से। और जो सीडलेंड्स वेरिएट वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन, मतलब हम बिना बीज के भी पौधों को यहाँ पे उगा सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड बाय हॉर्टिकल्चर्स में यूज करा जाता है। डेवलपिंग मेथड लाइक लेयरिंग, देखो लेयरिंग के प्रोसेस से, ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से हम बहुत सारे प्लांट्स को उगाते हैं। जैसे शुगर कैन हो गया, रोजेज और ग्रेप्स। रोज का तो हम घर पे देखते भी होंगे, हम क्या करते हैं उसके स्टेम को कट करते हैं, देन आसानी उसको हम क्या करते हैं किसी और गमले में ले जाके लगाते हैं, तो वहां से हमारे न्यू रोज के प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स हैं जिससे हम न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने दो देखे थे, एक था आर्टिफिशियल और एक था कौन सा हमारा नेचुरल। तो ये कौन सा है, आर्टिफिशियल वाला, जिसमें हम क्या करते हैं उसकी ग्रोइंग टिप यानी प्लांट की ग्रोइंग टिप का यूज करके हम न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे। तो टिश्यू कल्चर में क्या बोला गया है, द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ शेल और टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एस्पेक्टिक कंडीशन। देखो एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम न्यू प्लांट्स को डेवलप करेंगे, किससे, सेल से और टिश्यू से, जिसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो जो हमारा सेल और टिश्यू प्लेस किया गया है किसके अंदर, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, वो क्या होगा, फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स, वो सेल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब बहुत सारी सेल्स बनेंगी जिसे हम क्या बोलेंगे, कैल्यूअस। देखो यहाँ पे होगा क्या, ये एक सेल है, इसको हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखा। ये क्या है हमारा, एक न्यूट्रिएंट मीडियम। इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हमने यहाँ पे ये क्या रख दिया, सेल रख दिया। तो जैसे ही एस्पेक्टिक कंडीशन यानी कंडीशंस अच्छी होंगी, वो सेल क्या होगा, वो फॉर्म्स ऑफ सेल्स बनाने लगेगा, यानी बहुत सारी सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो टिश्यू कल्चर में हम सेल और टिश्यू का यूज करके बहुत सारी सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख करके। उसके बाद देन दिस callus is then transferred to another nutrient medium where it differentiates and forms a new plant। अब हम क्या करेंगे, इस कैलस को दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे, जिस मीडियम में जाते ही हर एक पर्टिकुलर सेल अपने आप को क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, मतलब वो एक सेल से दूसरी सेल्स बनेगी, देन उसी सेल से हम क्या बनाएंगे, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन को करेंगे। तो टिश्यू कल्चर में हम सेल्स को एक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके ग्रो करा रहे हैं, देन एक अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करा करके एक नए प्लांट की फॉर्मेशन को कर रहे हैं। यानी टिश्यू कल्चर के अंदर हमें कैलस देखने को मिलेगा, जो क्या होता है, मास ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारी सेल्स के मास को हम क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे।
अब टिश्यू कल्चर के क्या-क्या बेनिफिट्स है, जैसे हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पढ़े, उसी तरीके से अगर हम टिश्यू कल्चर के बारे में बात करें, तो टिश्यू कल्चर के क्या-क्या बेनिफिट्स है देखो, वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एटसेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, मतलब जैसे बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, हम ऐसे के प्लांट्स को भी ग्रो करा सकते हैं जो अपनी सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को खो चुके होते हैं। देन न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, जो हमारे नए प्लांट्स होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, और इसी तरीके से हम बिना सीड वाले फ्रूट्स को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यानी टिश्यू कल्चर से हम अपने प्लांट की ग्रोथ में जो हमारा न्यू प्लांट मिलेगा उसमें हम वेराइटीज देखने को मिलेगी। हो सकता है उसका पिगमेंटेशन चेंज हो सकता है उसके अंदर सीड्स ना हो, वो ग्रो करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, तेजी से ग्रो करो, फ्लावर्स जो है फ्लावर के जो नंबर्स है प्लांट के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा हो, फ्रूट्स हेल्दी हो। तो टिश्यू कल्चर से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करा है कि जैसे प्लांट में बनाना, रोज, जैस्मिन अपनी सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके होते हैं, उनको भी हम ग्रो करा सकते हैं। जो नए प्लांट्स बनते हैं वो पेरेंट्स से जेनेटिकली सेम होते हैं, और हम उन प्लांट्स को भी ग्रो करा सकते हैं जिनके अंदर सीड नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने काफी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा। तो आज का जो मेजरली लेक्चर था वो कौन से रिप्रोडक्शन के ऊपर था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि आज हमने सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में कवर किया है, जिसमें सबसे पहले हमने फिजन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 2 टाइप्स के फिजन देखे, एक था हमारे पास इसके अंदर बाइनरी फिजन, और नेक्स्ट था हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल फिजन। इसके साथ साथ हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रीजनरेशन के बारे में पढ़ा, जो हमने प्लेनेरिया के अंदर देखा। नेक्स्ट हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, जो हमने किसके अंदर देखा, स्पाइरोगाइरा के अंदर। बर्डिंग में हमने हाइड्रा और ईस्ट के बारे में पढ़ा। स्पोर फॉर्मेशन देखी, जो हमने किसके अंदर देखा, राइजोपस के अंदर। एंड लास्ट हमने यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, जिसमें हमने 2 टाइप्स के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कस किया। एक कौन सा था, हमारा टिश्यू कल्चर, और एक था हमारा नेचुरल, जिसमें हमने रूट, स्टेम और लीफ की मदद से न्यू प्लांट को ग्रो कराया। तो आज का जो हमारा मेजरली था 90% पूरा लेक्चर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर फिनिश होता है। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है और ह्यूमन बींग्स में होता है। मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।